fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से कृष्णा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग कल से ही पढ़ना स्टार्ट किए हैं। कल आप लोग को क्लास 10th का जो साइंस में पहला चैप्टर है, पहला पार्ट जो है केमिस्ट्री का ही शुरू होता है। तो पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो कल के वीडियो में आपको सबसे पहले समझाया गया था अभिक्रिया क्या होता है, फिर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप लोग को बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया था। उसके बाद संतुलन के आधार पे बैलेंस, मतलब संतुलन के आधार पे बैलेंस के आधार पे रासायनिक समीकरण बताया गया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण को भी कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है, नाम में डिफरेंस दे देता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर नहीं दे पाते हैं। हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोले या कंकाली रासायनिक समीकरण बोला जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित करते हैं इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो आप लोग को हम कल ही बताए थे, संतुलित रासायनिक समीकरण में बताया गया था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद परमाणुओं की संख्या की क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अभिकारक भी बताए थे किसको कहा जाता है और उत्पाद भी बताया गया था। अभिकारक होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं को क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहाँ पे रिएक्शन में देखेंगे, ये एरो से पहले जितने भी परमाणु हैं इनको अभिकारक के नाम से जाना जाता है और इसके बाद वाले जितने हैं उनको उत्पाद के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक या संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए बस ये हमें पता करना है कि जितने परमाणु इधर है उतना ही परमाणु क्या होने चाहिए, इधर होना चाहिए। तो छोटे से हम लोग शुरू करते हैं। इधर देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, एक है। और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। अगर मैग्नीशियम इधर एक है और ऑक्सीजन दो है तो इधर भी मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन कितना है, एक है, जबकि ऑक्सीजन को कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन को भी दो होना चाहिए, तभी क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ऑक्सीजन को दो करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दो लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे दो लगा देंगे तो फिर से देखा जाएगा, अब यहाँ पे जो दो लगा है, दो जो है मैग्नीशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ से अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे दो हो गया और मैग्नीशियम भी क्या हो गया, दो हो गया। अब इधर देखिए ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस हो गया है, लेकिन अभी मैग्नीशियम बचा हुआ है। मैग्नीशियम इधर दो है और मैग्नीशियम इधर दो परमाणु है और इधर क्या है, एक ही है। इनको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, इनके आगे दो लगा दिया जाएगा। अब ये जो रासायनिक समीकरण है क्या हो गया, बैलेंस हो गए, क्योंकि दोनों तरफ जितने अभिकारक परमाणु हैं उतना ही क्या है, उत्पाद परमाणु है। तो अभिकारक और अभिकारक परमाणुओं की संख्या अगर उत्पाद परमाणुओं की संख्या की अगर बराबर हो जाए तो ऐसे समीकरण को क्या बोला जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इनको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, बस रूल यही है कि इधर जितने अभिकारक हो रहे हैं उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश किया जा रहा है जिससे आप लोग भी बैलेंस करना जान जाए। जैसे एक रासायनिक समीकरण लिखना है, इसको बैलेंस करना है, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस क्या दिया है, HCl दिया है।
ये जो रासायनिक समीकरण है बैलेंस नहीं है, इन समीकरण को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहला काम होता है, देखा जाता है अभिकारक परमाणु कितने कितने हैं और उत्पाद परमाणु कितने हैं। अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बेरियम के कितने परमाणु हैं, 1, और यहाँ क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर के 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 हैं। अब इधर आएंगे, सबसे पहले यहाँ अगर हम बेरियम को लेकर चल रहे हैं, बेरियम इधर 1 है तो इधर भी कितना है, 1 ही है। बेरियम दोनों साइड में क्या है, बैलेंस है। अब बेरियम के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे परमाणु पे आते हैं। यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, इधर क्लोरीन के कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2, और इधर क्लोरीन क्या है, 1 ही है, यानी एक क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर एक घट रहा है तो यहाँ पे बाय द वे हम क्या कर दे रहे हैं, 2 लगा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 1 था, हाइड्रोजन भी 1 था, अब यहाँ पे अगर हमने 2 लगा दिया आगे, 2 लगाने से यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का दो परमाणु बैलेंस हो गया, बेरियम का और क्लोरीन का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे तीसरे परमाणु पे, हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन 1 था, अब किस में बदल गया है, 2 में बदल गया है। उसके बाद अब बचा क्या, एक सल्फर बचा है और ऑक्सीजन बचा है। सल्फर इधर 1 है तो सल्फर इधर भी कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 4 है। इस प्रकार से ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं था, क्या हो गया, संतुलित हो गया। हमें बस ये ध्यान देना है, जितने अभिकारक के परमाणु हैं उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद के परमाणु भी क्या होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए, तभी जाके ये रासायनिक समीकरण जो होगा क्या हो जाएगा, संतुलित हो पाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है और यहाँ पे क्लोरीन दिया है और यहाँ पे क्या हो गया, HCl। अब ये भी बैलेंस नहीं है, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए रूल यही है, जितने अभिकारक परमाणु होंगे उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद परमाणु होना चाहिए। इधर अगर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, और इधर कितने हैं, 1 हैं, 1 घट रहा है। इधर क्लोरीन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, और इधर क्लोरीन क्या है, 1 है, यानी इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 परमाणु हैं। इनको अगर बैलेंस करना है तो आगे अब 2 लगा दिया जाए। अब यहाँ पे 2 जब लगता है तो इसके बाद जितने भी रहते हैं उन सबके लिए ये 2 होता है, और जब नीचे लगाया जाता है तो स्पेशली उसी के लिए होता है। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे 2HCl। अब ये क्या है, ये जो रासायनिक समीकरण है बैलेंस रासायनिक समीकरण है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा था, तीसरा देख लिया जाए। NaOH, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। अब यहाँ इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया और क्या बन गया, जल बन गया, H2O। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए बस यही देखा जाता है, जितने अभिकारक होंगे उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। अगर हम एक का कंपैरिजन कराते हैं, क्या किया जाए, एक परमाणुओं का कंपैरिजन कराया जाए। इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर हम एक को पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, यानी इधर सोडियम के 1 परमाणु की क्या है, कमी, क्योंकि यहाँ 2 परमाणु और यहाँ पे क्या है, 1 ही परमाणु है। अगर इसको बैलेंस करने के लिए आगे हम क्या कर देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो इधर सोडियम 2 हो गया और इधर भी सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब सोडियम के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु पे आते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, 2 जो लगा है सोडियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पे कितना हो गया, 4। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पे अभिकारक में 6 परमाणु हैं और उत्पाद में कितने हैं, 4, और ये कितना है, 5 है।
तो एक घट रहा है, अगर हम यहाँ पे एक लगा देते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गए और इधर भी 6 हो गए, सोडियम इधर भी 2 हो गया और सोडियम इधर भी 2 हो गया। अब हम आते हैं, हमारा सोडियम ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा है हाइड्रोजन और सल्फर बचा है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन परमाणु हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और 2 का गुणा होगा तो हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 4 परमाणु हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बस एक बचा है सल्फर। यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। इस प्रकार एक एक परमाणु को देख करके हम रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। संतुलन में बस हमेशा दिमाग में यही रहना चाहिए, अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतना ही परमाणु क्या होने चाहिए, उत्पाद में भी होने चाहिए। तो अभिकारक और उत्पाद परमाणु की संख्या जब आपस में बराबर हो जाएगी तो जो समीकरण होगा अपने आप ही क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसको बैलेंस इक्वेशन के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा, या कंगाली इक्वेशन के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। और इसी प्रकार आप लोग भी क्या करेंगे, अपना बुक तो है ही, बुक में आप लोग देखेंगे जो भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है ऐसे रासायनिक समीकरण जो बैलेंस नहीं है उनको आप लोग खुद क्या करेंगे, बैलेंस करने का काम करेंगे। रासायनिक समीकरणों को आप बैलेंस खुद करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब हमें जानना है रासायनिक अभिक्रियाओं के भौतिक संकेत। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके भौतिक संकेत क्या होते हैं, फिजिकल सिंबल क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। जैसे अगर रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाला जो परमाणु है वो अगर क्या है, ठोस अगर रहेगा, क्या होगा, ठोस रहेगा। अगर ठोस रहेगा तो उसको क्या किया जाता है, स्मॉल एस से दिखाया जाता है। स्मॉल एस मतलब सॉलिड से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अगर द्रव रहता है, द्रव को हम क्या करते हैं, यल से दिखाते हैं, मतलब लिक्विड से स्मॉल यल से दिखाया जाता है। स्मॉल यल से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर जलीय रहता है, जलीय अगर रहता है तो उसको क्या किया जाता है, स्मॉल ए क्यू से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ए क्यू। यहाँ यल है और यहाँ पी एस है। अगर गैस रहता है तो क्या किया जाता है, इसको स्मॉल जी से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। मतलब भौतिक संकेत का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु हैं उनके भौतिक अवस्थाओं को दिखाने के लिए ठोस के लिए स्मॉल एस का यूज करते हैं, द्रव के लिए स्मॉल एल का यूज किया जाता है और जलीय के लिए ए क्यू का यूज किया जाता है और गैस के लिए क्या किया जाता है, जी का यूज किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हमें देखना है कि कैसे संकेतों को दिखाया जाता है, हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम हो गया प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और ये अभिक्रिया जब करेगा तो क्या होगा, NaOH का निर्माण होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, H2। अब देखिए यहाँ पे सोडियम क्या है, ये ठोस पदार्थ होता है। सोडियम क्या होता है, तो यहाँ पे ठोस होता है, इसके नीचे क्या करेंगे, स्मॉल एस लिख देंगे। H2O मतलब जल होता है, जल जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। जब सोडियम को हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। और जलीय विलयन को बोला गया है किससे दिखाया जाएगा, AQ से दिखाया जाता है। और हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस को किससे दिखाया जाएगा, G से दिखाने का काम किया जाएगा। इस प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के जो भौतिक संकेत होते हैं, ठोस पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसका फिजिकल स्टेटस दिखाना है तो क्या करेंगे, ठोस के लिए यस का यूज करेंगे और द्रव के लिए स्मॉल एल का यूज करेंगे, जलीय के लिए AQ का यूज करेंगे और गैस के लिए स्मॉल जी का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ये भौतिक अवस्थाओं का यूज किया जाता है। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
अभिक्रिया जब होती है तो उसमें कई प्रकार की समानता पाए जाते हैं और कई प्रकार की असमानताएं भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो समानताओं के आधार पे रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं और हमको जो क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें लगभग हमें 9-10 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जितने भी अभिक्रिया पढ़ने हैं उनका हम लोग इंट्रोडक्शन जान ले, कौन कौन सी अभिक्रियाएं क्या करनी है, पढ़नी है। तो सबसे पहला अभिक्रिया जो पढ़ना है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के बारे में जानना है। योगात्मक अभिक्रिया को इंग्लिश में एडिटिव रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। योगात्मक अभिक्रिया नाम से ही लग रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के जो परमाणु रहेंगे आपस में संगठित होकर के क्या करेंगे, एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे या नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोग को बता रहे हैं, इसके बाद इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा। दूसरा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका इंग्लिश होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तीसरा जो होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ वन डायरेक्शन में चलते हैं, जो एक ही दिशा में सिर्फ क्या होते हैं, चलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद जो 4 वाला है, ये 4 जो रिएक्शन है इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो दोनों दिशाओं में क्या होता है, चलता है। अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में चलने वाले अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद आता है 5वां अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है, यानी इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। डिकम्पोजिशन मतलब ये 2 भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब जो ये अपघटन होता है, अपघटन अभिक्रिया भी 2 कारणों से होता है। एक विद्युत के कारण होता है, जो विद्युत के कारण होता है उसको विद्युत अपघटन बोला जाता है, और जो ऊष्मा के कारण होता है उसको क्या बोला जाता है, ऊष्मीय अपघटन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी अपघटन होने के आधार पे हम बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक विद्युत के कारण अपघटन होता है तो उसको विद्युत अपघटन बोला जाता है, और ऊष्मा के कारण होता है तो उसको ऊष्मीय अपघटन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला जो रिएक्शन है ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन जो होता है, ये वियोजन भी 2 ही कारण से होता है। एक विद्युत के कारण वियोजन होता है तो उसको विद्युत वियोजन बोला जाता है, अगर ऊष्मा के कारण होता है तो उसको ऊष्मीय वियोजन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। विद्युत वियोजन और क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन। यानी वियोजन अभिक्रियाएं भी 2 कारणों से होती हैं, विद्युत वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। अब अगला रिएक्शन है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया, इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद 8वां आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। उसके बाद 10वां आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया।
यानी इस प्रकार से हम आप लोग को बताएं अवक्रियाएं तो बहुत से प्रकार की होती हैं, लेकिन जो क्लास 10th है, क्लास 10th के सिलेबस में बस इन्हीं 10 प्रकार की अवक्रियाओं के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। योगात्मक अवक्रिया, प्रतिस्थापन अवक्रिया, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया, उत्क्रमणीय अवक्रिया, अपघटन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, उभय अपघटन अवक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अवक्रिया, ऊष्माशोषी अवक्रिया, उपचयन और अपचयन अवक्रिया। यही 10 मुख्य हमें क्या करने हैं, क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक एक रिएक्शन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।